शायद हमारा बयानिया उस तरह नहीं पहुंच पाता जिस तरह हिंदुस्तान का पहुंच पाता है। ये आपकी बात मैं मानता हूँ। हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम ही नहीं किया। और अगर आप मोदी साहब की जो मोदी सरकार है, अगर आप देखें तो उधर से भी इसी किस्म की आवाजें उठती हैं हम्म। कि पाकिस्तान को खत्म करो। एक इंडियन 3 स्टार ने की और उसने कहा कि इंडियन आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल से मैं कहीं और, हम किसी और मुल्क में मिल रहे थे तो वो भी मिले, इन्होंने ये कहा था कि पानी और खून एक सिमत में नहीं बह सकता। ये जज्बाती नारा लगाया था। हम्म। भाई इंडस वाटर ट्रीटी तो जंगों में नहीं टूटा गया, और अब आपने जो अबेंस में किया ये बहुत ही बड़ा इन्होंने इकदाम किया। और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि अगर आपने पानी डाइवर्ट करने की हम्म। हम्म। या उसको रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, जिसका तरफ से अब बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है अफगानिस्तान की क्यादत को बताने के लिए हम्म। कि देखिए हमारे मफादात मुश्तरका है, आप इस रास्ते पर ना चलें। और मेरे ख्याल में वो सुनेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूएस और फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, एजाज अहमद चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौजूदा सूरत हाल में सर आपकी राय जाननी है कुछ चीज़ों के ऊपर। आपके सामने ये जो हालात इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के चल रहे हैं, अगर बिल्कुल लेटेस्ट कहानी ली जाए तो कुछ आज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं, डेफिनेटली आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, क्या कहेंगे उन पे? यही कहेंगे कि इतने दिन जब हो गए और आप अपना सबूत नहीं लेकर आते हैं तो शकूक जो पहले ही थे वो और गहरे हो गए। ठीक है। अब ये हिंदुस्तान ने तो शायद ये तस्लीम नहीं किए, लेकिन दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी कि भाई देखे ना, आज क्या 1 मई है, हाँ। 22 को ये वाकया हुआ। बिल्कुल। तो दुनिया ने कंडेम तो किया क्योंकि लोग मारे गए, हाँ। लेकिन किसी ने उनके इस इल्जाम की तायीद नहीं की कि पाकिस्तान ने की। हम्म। अब मेरे ख्याल में जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी बढ़ती चली जाएगी। हम्म। और ये बड़े अफसोस की बात है कि ये एक पैटर्न बन गया है। हर चंद साल के बाद कोई वाकया होता है और हिंदुस्तान उस वाकये के मिनट्स के अंदर ही पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देता है। और इस दफा तो हद ही कर दी। जिस दिन वाकया हुआ मैं इंडियन चैनल्स देख रहा था, उनके जो थे एंकर्स, पता नहीं उनके अंदर क्या जिन समा गया था कि ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे फौरी तौर पर अपनी हुकूमत को कह रहे हो कि जंग कर दो हम्म। और भस्म कर दो। उन्होंने ये नहीं सोचा इतना बड़ा मुल्क है, 240 मिलियन का, न्यूक्लियर आर्म्ड है, इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है, जंग होगी और उसमें आपका भी उतना ही नुकसान होगा जितना इस मुल्क का होगा। नहीं अकल की। अब ये देखते हैं अगर ये मजीद चीजें आश्कार होती हैं। क्यों देखे जेडी वैंस उस मुल्क के दौरे पर थे, उस वक्त वहां पे थे हाँ। भारत। उन्होंने कंडेम तो किया लेकिन हिंदुस्तान के इल्जाम की तायीद क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने भी अपनी इंटेलिजेंस से पूछा होगा। सीआईए है उनकी, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है, उनको भी कुछ खबर होती है इस बारे में कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसा हमसाया हमारा जो सारे ही हद हदें फलांग गया है, कोई हद अदब नहीं। और आप उठते बैठते बगैर सबूत के इल्जाम लगा देते हैं और अब आपको खुद शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अब हम क्या कह सकते हैं इसमें? सर लेकिन पाकिस्तान इतना आसान हदफ क्यों होता है भारत? जब भी कुछ वहां पे कोई इवेंट होता है, इमीडिएट रिएक्शन में वो पाकिस्तान का नाम ले देते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी एजेंसीज कहती है हमारे पास सबूत भी है, तो हम क्यों कभी इस तरीके से बात नहीं करते कि हम ऑपरेशन कर देंगे या हम टारगेट करेंगे? हम क्यों इतना मेजबाना रवैया रखते हैं हमेशा? आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप इस पे गौर करें, ये वाकया जो हुआ है, और फिर मैं दूसरे पैटर्न पे भी आता हूँ कि आपने कहा हमेशा ही होता है। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पिछले 6 साल में मोदी साहब ने ये दावा किया एक किस्म का अपनी हाँ। कौम के सामने हाँ। कि देखो मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया, मैंने कश्मीर की कश्मीरियत खत्म कर दी, उनकी शनाख्त खत्म कर दी, उनकी स्टेट खत्म कर दी। मैंने वहां पे दूसरे सब्जेक्ट्स ला के आबाद करने शुरू कर दिए, उनका मुस्लिम मेजोरिटी स्टेटस एक दिन खत्म हो जाएगा। हम्म। तो चुनाचे मैंने ये खत्म कर दिया, देख ले ये चल गया। जबकि हुआ ये कि कश्मीरी सख्त नाराज, हत्ता कि वो हिंदुस्तान नवाज जो थे वो भी नाराज थे। हम्म। और इतने लाख फौज भी इसीलिए रखनी पड़ रही थी क्योंकि वो नाराज थे। अब जब इस किस्म का कोई वाकया होता है, जब वो रेजिस्टेंस करेगी, शायद और भी कहीं किसी फॉर्म में रेजिस्टेंस आए, तो उन्होंने यही सोचा इस वक्त कि भाई फौरी तौर पर इसको कश्मीर का मसला बनाने की बजाय, कश्मीर पे लाइट पड़ने की बजाय हम्म। हिंदुस्तान पाकिस्तान मसला बना दें।
तो इस दफा तो कम से कम ये हुआ। अब आपका दूसरा जो सवाल है कि भाई हमेशा ही ऐसा क्यों होता है, और उसकी भी वजह ये है कि हिंदुस्तान अपनी जो कोताहियां हैं, अपनी जो कमी है, लेकिन अगर उनके यहाँ कोई वाकया होता है उसको रोकना तो उनका काम है ना। तो जी। अब उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान का इल्जाम रखता है, और इसकी बुनियाद पर वो बड़े 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 दावे शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ अमन और चैन के साथ नहीं रहना चाहते। हम्म। पाकिस्तान कहता है कि आप कश्मीर का मसला हल कर दीजिए, मसला खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं जी आप टेररिज्म खत्म कीजिए, पर टेररिज्म के तो हम विक्टिम बने हुए। जिस हम्म। तरह आपने दुरुस्त कहा कि वो तो हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है। अभी इतना बड़ा ट्रेन का वाकया हो गया बलूचिस्तान के अंदर, हमारे पास सबूत है। कल भी DGISPR ने बहुत ज्यादा सबूत दिए। टारगेटेड असैसिनेशंस करते रहे हैं, उसके भी हमारे पास सबूत हैं। ये बात आपकी सही है कि शायद हमारा बयानिया उस तरह नहीं पहुंच पाता जिस हाँ। तरह हिंदुस्तान का पहुंच पाता है। ये आपकी बात मैं मानता हूँ, और उसकी कई वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि आप ये देखें, PTV वर्ल्ड के अलावा कोई अंग्रेजी चैनल नहीं है जिन जो लिंक कर सके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। हिंदुस्तान में कई ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो अमेरिका के थिंक टैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे जो थिंक टैंक जो भी मौजूद हैं वो रिसर्च करें, वो इस किस्म की मालूमात को कंसोलिडेट करके एक्शनेबल डोजियर्स बना के वो अपने एम्बेसडर्स को और जो जो लोग रास्ते में हैं उनके साथ पहुंचाया जाए। हम बयानिए की जंग ज्यादा चल रही है, उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप बयानिए की जंग में थोड़ा आगे निकलेंगे फिर हिंदुस्तान इस किस्म की जरूरत शायद ना करे। सर बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन बयानिए की जंग, नैरेटिव वॉर की आपने बात की, तो नैरेटिव वॉर में तो फिर आपका सोशल मीडिया भी आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से इस वक्त भी ट्विटर बंद है। हमारी पूरी विफाकी हुकूमत, हमारे हुक्मरान VPN लगा के इस्तेमाल करें, नैरेटिव तो फिर इन्हीं साइट से बनता है। देखिए ये बात भी आपकी सही है, लेकिन ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान में दो ओपिनियंस है हिंदुस्तान के बारे में। हम्म। एक ओपिनियन तो यह है कि हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम ही नहीं किया, ठीक। और वो मिसाल देते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान बना हम्म। वहां से आवाजें उठनी शुरू हो गई कि इसको अनडू करो किसी तरीके से। और अगर आप मोदी साहब की जो सरकार है अगर आप देखें तो उधर से भी इसी किस्म की आवाजें उठती हैं हम्म। कि पाकिस्तान को खत्म करो। एक तो ये, दूसरा और हिंदुस्तान के साथ नहीं हो सकती कोई। दूसरा पाकिस्तान में व्यू है कि नहीं यार हमसाया है, इनके साथ डायलॉग होना चाहिए, इनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। अ, तो ये जो दो व्यूज है पाकिस्तान में उसकी वजह, हिंदुस्तान में तो एक ही व्यू है। सिर्फ एक व्यू ये है कि भाई इसको अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो कमजोर जरूर करो। उसके ऊपर सारे अभी देखिए कांग्रेस के MP, सिटिंग MP ने आर्टिकल लिख दिया कि आप पाकिस्तान को खत्म कर दें। तो पाकिस्तान तो एक सिविलाइज तरीके से, एक महजब तरीके से अपनी बात पहुंचाता है। और मैं समझता हूं कि झूठ के पांव नहीं होते, एक दिन पाकिस्तान का सच ज्यादा आश्कार होगा। इस वक्त हिंदुस्तान एक बड़ी मंडी है, उसकी बातें सुनी जाती हैं, सारे मुल्क उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी इक्तसाद पर इन चीजों पर तवज्जो दे। जिस दिन हमारी हमारी इक्तसाद और हमारी सियासत मजबूत होगी तो आप देखेंगे कि हमारा जो आवाज में भी वजन ज्यादा आएगा। जी। सर क्योंकि आप पाकिस्तान एम्बेसडर भी रह चुके हैं US के लिए, तो ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर आप इस मामला को देख सकते हैं। अभी US ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है भारत का, और कुछ अभी भी आज या कल में कोई खबर आती है कि काफी एक बड़ी एक डील जो है वो साइन हो गई है दोनों के मापैन। लेकिन आज ही BBC ये सवाल भी कर रहा है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर कोई CCTV क्यों नहीं थी? तो क्या बैनुल अवी दुनिया ये गेज नहीं कर पा रही, और इसके बावजूद फिर अमेरिका कैसे उनके साथ अपने तमाम तर मामला बढ़ा रहा है? गेज तो कर पा रही है ना जी, तभी तो उनका उस तरह से तायद नहीं की है उन्होंने। ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि एक वाक़े की वजह से वो अपनी लार्जर पिक्चर, लार्जर ऑब्जेक्टिव को नहीं बदल सकते। लार्जर ऑब्जेक्टिव इस वक्त अमेरिका का क्या है, आपके ख्याल में क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उसको ना माने तो आपकी मर्जी। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ इस बात में है कि मेरी जो पूरी इजारादारी थी, जो दुनिया में एक स्टेटस था, उसको सबसे बड़ा चैलेंज चीन की तरफ से है। तो ओके। उसकी पूरी तरह तवज्जो ये है कि मैं चीन के साथ मुकाबला करूं। कभी ट्रेड वॉर की बात करते हैं, कभी साउथ चाइना सी की करते हैं, और उस बड़े ऑब्जेक्टिव में हिंदुस्तान उनका मोहरा बन रहा है, उनका पार्टनर बन रहा है। वो पाकिस्तान उनके साथ, उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान चीन का साथी है, हिंदुस्तान उनका साथी है। इसलिए जब उनका अपने बनना, तो हिंदुस्तान ने उनके, हाँ आपको पता है कि एक पन्नू को कत्ल करने की भी कोशिश की और कनाडा में तो निज्जर को मार भी दिया। तो अमेरिका को पता है इस बात का, लेकिन जब उनके लार्जर ऑब्जेक्टिव में उनका कोई साथी बन जाता है
तो उसके 7 गुना माफ कर देते हैं वो इसके साथ, इसलिए उनकी बातों को वो उस तरीके से नहीं उठाते जिस तरह पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की बातों को उठाते। जी। एक और डिफरेंस भी है सर, आपने देखा होगा सेक्रेटरी, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनका बाकायदा फोन आता है हमारे वजीर आजम को, लेकिन अगर आप ऑन द कॉन्ट्रारी देखें तो भारत में वो वजीर आजम को कॉल नहीं करते। वहां उनकी बात होती है उनके वजीर खारजा से, तो हमारे फिर वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात कर लेते हैं, वजीर खारजा से। ये आपको लगता है, आप क्योंकि बेहतर इस पे बात कर सकते होंगे, ये डिफरेंस क्यों है, या आप इसको नॉर्मल समझते हैं? मुझे तो मैं अब सरकार में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि पीछे क्या है सिलसिला, किस वजह से उधर बात हुई उधर हुई। माजी में भी ऐसा होता रहा है। मुझे याद है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन कैरी, वो बात किया करते थे, और हिंदुस्तान में भी वो वजीर आजम से बात किया करते थे। इस दफा उन्होंने ये बात जयशंकर साहब से की, और हमारी तरफ जो है वो वजीर आजम साहब ने कॉल ली। तो मुझे उसके डायनामिक तो नहीं पता, लेकिन असल चीज ये है कि ये इतना सीरियस क्राइसिस है, और इसके अंदर अगर अमेरिका कोई किरदार अदा करना चाहता है उस टेंशन को खत्म करने के लिए, तो हमें ये छोटी छोटी निट पिकिंग की जरूरत नहीं है। असल चीज ये है कि अगर वो किरदार अदा करना चाहता है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। सर, जो आज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, इसके बाद क्या देख रहे हैं आप? अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो इसका कोई रिएक्शन भी आ सकता है इंटरनेशनल दुनिया की जानिब से? रिएक्शन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि हिंदुस्तान का जो जंग का जज्बा था जी। और जो जोशो खरोश था, बल्कि मैं ये कहूंगा जुनून और दीवानगी थी, हाँ। वो जरूर उस पे औस पड़ी है। अब मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की अपनी हुकूमत पे बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, उनके अपने मुल्क के अंदर से अब सवाल उठेंगे ज्यादा, बाहर के लोग भी उठाएंगे। देखिए कितनी बड़ी सुबकी है कि अगर आप सबूत क्या देंगे, उल्टा और बातें पता चलना शुरू हो जाए। और ये कोई आज की बात नहीं है, अभी मेरे पास आज किसी ने मुझे एक पेपर शेयर किया, मैंने अभी देखा नहीं है, जिसके अंदर ये कितने इंस्टांसेस लिखे हुए हैं। 36 सिंहपुरा से 2000 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन चल रहे थे, और बाद में इन्वेस्टिगेशन एक इंडियन 3 स्टार ने की, और उसने कहा कि इंडियन आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। तो ये कोई आज की बात नहीं है, पहले से इस तरह की बहुत सारे मालूमात मौजूद हैं। आप जैसे चैनल हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, उनको भी इस किस्म की रिसर्च करके ये चीजें सामने लानी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान इस तरह ना करे ये जो इस दफा किया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल में काफी बड़ी उनको शर्मिंदगी होगी इस बात। अच्छा, उनका मीडिया भी अगर आप देखें पिछले 5-6 दिनों के कंपैरेटिवली, तो आप वो टोन डाउन कर गए हैं काफी। वरना वही आप वाली बात है कि वो जिस तरीके से चीख रहे थे और जिस तरीके से वो जंग के हवाले से पुश कर रहे थे गवर्नमेंट को अपनी, तो इसके पीछे रीजंस हमारी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अभी ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तो आज सुबह है ना, क्या वजूहत हो सकती हैं? या वो मार्को रूबियो का कहना कि दोनों वर्किंग रिलेशनशिप में आ जाएं और मामले को बेहतर करें, क्या हो सकता है? देखें, इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतने बुलंदो बांग दावे करने के बावजूद, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ना जी, उनके अपने इलेक्टेड लोग तो बेचारे, उनके पास ना पुलिस है ना कुछ है। हम्म। आप ना उन लोगों को पकड़ सकते हैं किसी को, हम्म। और ना ही आपके पास कोई सबूत आ रहा था कि जी बाहर का कोई हाथ इन्वॉल्व है। हाँ, हाँ। तो जैसे जैसे ये दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी अपनी आवाम की तरफ से सवालात बढ़ते जा रहे थे। ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, कौन जिम्मेदार है, पहले तो ये तायन कीजिए। अब सब कुछ मलबा पाकिस्तान पे मत डालिए। ये एलिबाई दे रहे हैं आप उन लोगों को, उन सिक्योरिटी अथॉरिटीज को जिनका काम था हिफाजत करना, और आप सारा का सारी तवज्जो दूसरी। ये आहिस्ता आहिस्ता हर जाते दिन के साथ ये चीज जो है हिंदुस्तान में आश्कार होती जा रही है, और बैनुल अक़वामी बरादरी को भी। एक लिहाज से ये अच्छी बात, हम्म। अच्छी बात इसलिए क्योंकि ये जंग का बुखार उतरना चाहिए। ये जंग जो है वो मसाइल का हल है नहीं, और जब दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड हों, और आगे यानी एस्केलेशन का खतरा हो, हम्म। तो ये हमाकत होगी। दुनिया समझ रही है, और ये हिंदुस्तान की क्यादत को समझ नहीं आ रही। पुलवामा में भी उन्होंने करके देख लिया था। इवन कन्वेंशनल हमारी ऐसी थी प्रिपेयर्डनेस कि हमने उनका जहाज भी गिराया, फिर हम ही ने हम्म। उनके पायलट को वापस किया एज ए गुड विल जेस्चर। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने हमसे डर के किया, कि हाँ। आप ना करते तो ये कत्ल की रात होती। फिर आप सोचिए जरा, यानी ये गुड विल जेस्चर को आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार हैज गॉट इट ऑल रॉन्ग। ठीक है, वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इलेक्शन रैलीज में इस्तेमाल करते हैं। और पुलवामा के बाद उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री इसी बात पे ली कि मैंने पाकिस्तान के साथ।
और जो उन्होंने बालाकोट में स्ट्राइक की थी वहां भी कुछ नहीं था, वो भी एक इंटेलिजेंस फेलियर थी, वहां था ही कुछ नहीं, जंगल में आपने बम फेंक दिए और अपनी आवाम को झूठ कम बताते। बल्कि अब तो आपको पता है कि उनका जो मीडिया है, उसको गोदी मीडिया कहने लग गए इसी चक्कर में कि भाई वो उनसे वो सवाल नहीं करता। यही जब इन्होंने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में की, उस वक्त भी कोई सबूत नहीं थे कि क्या हुआ। बाद में जो लेफ्टिनेंट जनरल से मैं कहीं और, हम किसी और मुल्क में मिल रहे थे तो वो भी मिले, तो मैंने उनको कहा कि आपने अब आके, जब इलेक्शंस आपके आने वाले थे पिछले साल, अब आपने ये पूरा का पूरा बयान दे दिया कि ये हुआ था, तो पहले आप क्या कर रहे थे इतने साल? कुछ भी नहीं था। तो ये जो पाकिस्तान को और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को इलेक्शंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, शुक्र है खुदा का कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को इलेक्टोरल इशू नहीं बनाता है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भी अब ये देख रही है कि हम एक सिविलाइज तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अफगान जिहाद की वजह से यहाँ पे टेररिज्म के लोग थे, बहुत दिन सालों से, उन सब पे बारी बारी सब पे काबू पाया है। और ये क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं थे, तो ये अफगान जिहाद की बाकियात थी, शुक्र उस पर काबू पा लिया। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सिविलाइज बिहेवियर का ग्राफ ऊपर जा रहा है जी। सर उस दिन मैंने अब्दुल बासित साहब से भी यही सवाल किया, वो इंटरव्यू में मौजूद थे, कि आपको लगता है कि ये, और आपने उसकी तरफ इशारा किया हुआ है गालिबन, तो यही वजह है कि ये सब कुछ पॉपुलैरिटी के लिए और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मोदी कर रहा है? मेरा तो यही ख्याल है जी, मेरा यही ख्याल है, क्योंकि उसका ये ख्याल था कि तीसरी टर्म में हाँ। मैं इतना बड़ा काम कर जाऊंगा कि लोगों को ये बताऊंगा कि देखें मैंने कश्मीर का मसला हल ही कर दिया, उसकी जड़ें हिला दी। हम्म। यानी कश्मीर, ये आपको याद होगा कि वाजपेयी साहब जो इन्हीं की पार्टी के बड़े लीडर थे, जी। उन्होंने ये कहा था कि हम ये मसला इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बुनियाद पर हल करें। ठीक। अब मोदी साहब ने ना इंसानियत देख रहे हैं वहां पे, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया है इन्होंने, ना जमहूरियत, उसका भी तया पांचा कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, और कश्मीरियत बाहर से लोग लाके डेमोग्राफिक चेंजेस करके उन्होंने उसका भी। तो मैं समझता हूँ कि इनका ये जो तजर्बा है, ये जो ताकत का बेजा इस्तेमाल है, उसने इवन हिंदुस्तान नवाज कश्मीरियों को भी उनके खिलाफ कर दिया। महबूबा मुफ्ती साहब जिन्होंने इनके पहले दौर में बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी वहां पे, और 6 साल पहले उन्होंने बयान दिया कि लगता है कि हमारे बड़ों ने बहुत गलती की कि वो हिंदुस्तान के साथ शामिल हुए, पाकिस्तान के साथ नहीं। तो ये सब लोग जो है अब यकजा होकर कश्मीरी हिंदुस्तान से बेजार हो गए हैं, क्योंकि वो उनकी शनाख्ती दर पे हैं, शनाख्त ही खत्म करना चाहते हैं, जो मेरा ख्याल में बहुत बड़ा जुल्म है। सर आखिरी सवाल जाते जाते, एक तो ये कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद मोदी कहा जा रहा है कि कोई मौके की तलाश में था, क्योंकि उसके बाद से भारत को कोई जीत हमसे हासिल नहीं हुई, बल्कि वो एक ऐसी हार है जिससे वो निकल नहीं पा रहा शायद। और दूसरा, ये सब कुछ जो आज डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए, आपको लगता है कि सिंध तास माहदे को खत्म करने का भी एक मौका था जो भारत को मिला? जी, मौका मिल सकता है, क्योंकि काफी अरसे से वो ये कह रहे थे कि इसको रीनेगोशिएट करें। मेरे ख्याल में वो भी बड़ी ही जज्बाती बुनियाद पर था। इन्होंने ये कहा था कि पानी और खून एक सिमत में नहीं बह सकता, ये जज्बाती नारा लगाया था। भाई इंडस वाटर ट्रीटी तो जंगों में नहीं टूटा गया, और अब आपने जो अबेंस में किया ये बहुत ही बड़ा इन्होंने इकदाम किया। और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि अगर आपने पानी डाइवर्ट करने की या उसको रोकने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, जिसका मतलब ये कि फिर हमारे पास भी सारी ऑप्शंस खुली होंगी। देखिए आप 240 मिलियन लोगों के की जिंदगियों पे हमला कर रहे हैं, आप उनकी ज़रात पे, आप क्या करेंगे? ये लोग करेंगे ये कि चूंकि हमें नहीं बता सकेंगे डैम बना के पानी नहीं रोक सकते, लेकिन मैनिपुलेट कर सकते हैं उन पानी। जब सोइंग सीजन होगा तो पानी नहीं देंगे, और जब पानी नहीं चाहिए होगा तो फ्लडिंग कर, ये काम कर सकते हैं। और ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, हमारे लोगों की जिंदगियों से खेलना। इसलिए ये इन्होंने हमाकत की है मेरे ख्याल, ये बहुत बड़ी गलती की है, इनको ये काम नहीं कर, लेकिन चले अबेस में किया, तोड़ा नहीं अभी मुआहदा, क्योंकि दुनिया भी देखती है पानियों के मामले में पूरी दुनिया में बड़ी हसासियत पाई जाती है। तो इस वजह से ये हिंदुस्तान ने ये दुरुस्त नहीं किया, और पाकिस्तान ने जवाब दिया कि फिर बाकी भी ट्रीटीज जो है ना वो भी खतरे में होंगे। तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार ने अपने मुल्क के लिए तबाही कर दी है। पाकिस्तान के साथ तो नाराज कर ही दी है, मुझे बताएं कि बांग्लादेश में क्या किया इन्होंने, श्रीलंका में इन्होंने क्या किया, नेपाल में क्या कर रहे हैं, हर तरफ इन्होंने अपने खित्ते में, और ये कहते हैं कि खित्ते के तमाम ममालिक को मैं दबा दूं
लेकिन मेरा कद काठ ऊंचा हो जाए, ये चलता नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑब्जेक्टिव। सर, अफगानिस्तान का बैठना हिंदुस्तान के साथ उन दिनों में जब ये सब कुछ चल रहा था, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अफगानिस्तान के लिए कुछ हो सकते हैं, और हम भी इससे मजीद वल्नरेबल हो जाएगा, खासतौर पे हमारा सूबा बलूचिस्तान? क्या लगता है आपको? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा से ये महसूस करता था कि ये टू फ्रंट सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, डबल स्क्वीज इसको कहते हैं। और इसीलिए हमारा ये ख्याल था कि तालिबान की हुकूमत आएगी, उनके साथ हिंदुस्तान ने क्या ऐसा एडजेक्टिव है जो नहीं इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, आज उनके साथ जाके बैठने की कोशिश करें। लेकिन वही जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने मीटिंग मांगी होगी, उन्होंने मीटिंग दे दी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा कोई अभी मंसूबा बना है, लेकिन तालिबान को इस बात का इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान दुश्मनी ना करें तो बेहतर है। देखिए, दोनों मुल्कों ने साथ साथ रहना है, और अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, खसूसन इक्तिसादी रिश्ते हैं। अब वो अगर हिंदुस्तान के साथ मिलकर करेंगे तो ये याद रखिए कि उनको भी उतना ही नुकसान होगा। अगर हमारा नुकसान होगा तो उनका कहीं ज्यादा नुकसान होगा। और जिस तरीके से वो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को जगह जगह दे रहे हैं, पूरे पूरा जो खिता है सब के सब परेशान है। और एक रीजनल अप्रोच बन रही है, सारे के सारे मुल्क यकजा होकर उनको कह रहे हैं, ना उनको कोई रिकग्नाइज कर रहा है। तो हिंदुस्तान भी जो अपना ही एक किस्म का कहते हैं ना कि जो आपने एक स्टांस लिया हुआ था उसी को अब उसको आप काट रहे हैं। जिनको आप गाली निकालते थे उनको साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज तो कोई भी नहीं कर रहा और आप उनके साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दुश्मनी में हिंदुस्तान हर हर उस पर आगे जाता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है अफगानिस्तान की क्यादत को बताने के लिए कि देखिए हमारे मफादात मुश्तरका है, आप इस रास्ते पर ना चलें। और मेरे ख्याल में वो सुनेंगे इसको।